बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे हम लाहौर की, जहां से खबर है कि वॉल्टन रोड पर जारी तामीराती काम 1 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है। नामुकम्मल शुदा तामीराती काम से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल भी पैदा होने लगे हैं। इस पर बात करने के लिए हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे फ़हीम अमीन, जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे महकमा हायर एजुकेशन कमीशन की। चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में जारी सर्द जंग से इदारे को शदीद अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक, जबकि आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद के मेहनत कश 14 साल गुजर जाने के बावजूद वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से तैयार करदा फ्लैट्स में रिहाइश इख्तियार करने से महरूम है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर की। शहर में वाक़या वॉल्टन रोड की तामीर 4 माह में मुकम्मल होना थी, मगर 1 साल गुजर जाने के बाद भी रोड तामीर नहीं हो सका है और अरबों रुपए की सरमायाकारी का दावा करने वाला इदारा 1 साल में 5 किलोमीटर तक मुकम्मल करने में नाकाम रहा है। मंसूबा मुकम्मल ना होने से इलाका स्मोग और आलूदगी का मरकज भी बन गया है। इसके अलावा इलाका मकीनों के लिए भी नए मसाइल पैदा हुए हैं। अपने नुमाइंदे फ़हीम अमीन से ही मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। फ़हीम, बताइएगा। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये वाल्टन रोड जो है तकरीबन लाखों की आबादी को कनेक्ट करता है। ये DHA की तरफ जाने वाला रास्ता है। उसके बाद वाल्टन रोड से आप तकरीबन फ़िरोज़पुर रोड की तरफ भी जाते हैं। तो ये मंसूबा जो है वो निगरान दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था और इस मंसूबे को अप्रैल के वस्त में जो है मुकम्मल होना था और बहुत ग्रेस पीरियड तो उन्होंने कहा था कि जब ये मंसूबा शुरू हुआ था कि मई में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन ये मंसूबा आज अक्टूबर है और तकरीबन 3-4 दिन रह गए हैं मज़ीद इसकी जो अगली डेडलाइन थी उसको पूरा होने में, और अभी तक सिर्फ जो मेन सड़कें जो हैं उनको बनाने का दावा किया जा रहा है। अक्सर मकामात पर अभी भी जो सड़क है वो वन वे इस्तेमाल की जा रही है, जबकि अभी तक वहाँ पर गर्द व गुबार के इतने बुरे हालात हैं कि अगर आप वहाँ से गुजरें तो आपको घर जाकर जो है वो मुंह धोना नहीं, बार बार धोना पड़ेगा। इतनी गर्द और इतना कुछ वहाँ पर मौजूद है। और इस मंसूबे को फ्लैगशिप मंसूबा कहा गया था CBD की जानिब से, क्योंकि ये वाल्टन रोड मुकम्मल होना था तो फिर बाबे पाकिस्तान की गिरदो नवा में जो प्लॉट्स थे उनको बेचा जाना था। लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि वाल्टन रोड के मकीन जो हैं वो इस रोड को मुकम्मल होने की दुआएं करते दिखाई देते हैं, क्योंकि इस मंसूबे की वजह से वाल्टन रोड पर पिछले 1 साल पे कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं, क्योंकि ये जब सड़क बनी थी तो इसके साथ एक नाला भी बनना था। उस नाले को जो है वो बुनियाद बनाया गया और कि उसमें टाइम लग गया। लेकिन हमें हैरान कुन तौर पर ये मसाइल देखने में नज़र आए वहाँ पर कि आम तौर पर जब भी लाहौर शहर में कोई मंसूबा शुरू किया जाता था तो वहाँ पर 24 घंटे काम किया जाता था। ऐसे ही लेकिन ये वाहिद मंसूबा हमें देखने में नजर आया जिसमें रात को तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। क्या वजह फ़हीम? मतलब कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत से मंसूबे ऐसे हैं कि रातों को भी हमने देखा है काम होते हुए लाहौर में, लेकिन क्या वजह है कि 1 साल गुजरने के बावजूद भी वॉल्टन रोड को मुकम्मल ही नहीं किया जा सका? देखें, जो CBD है उसका ये पहला प्रोजेक्ट है सड़क बनाने का, क्योंकि डेवलपमेंट अदारा अगर लाहौर में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता था तो वो LDA की जानिब से किया जाता था, MCL की जानिब से शुरू किया जाता था। लेकिन ये CBD की जानिब से ये पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आईं कि जो यहाँ पर 24 घंटे में काम दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी मनाजर देखे कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो हैं वो रात को 3 बजे एक जगह पर काम नहीं हो रहा था फरजाना, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनसूख होते होते बचा था और उसको जुर्माना हुआ था। लेकिन हमने कल रात को भी यहाँ पर देखा तो वहाँ पर पूरे 5 किलोमीटर के टोटे पर एक जगह पर 4 लाइटें लगाई गई हैं और एक क्रेन काम कर रही है। अगर इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना मकसूद है तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पर मैन पावर लगाई जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस रोड को बनाने का, उसको ये चाहिए था कि CBD की जानिब से फोर्स किया जाता।
अभी भी वहाँ पर ये सूरत हाल है कि अगर आप शाम को वहाँ से निकलें तो वहाँ पर गर्दो गुबार के जो है बादल आपको दिखाई देंगे, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब जारी किया जाता है रोज़ाना का, तो जो वाल्टन रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पूरे शहर में सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल, हमारे सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब ही वाल्टन का है। और आप यकीन करें कि इस वाल्टन रोड के ऊपर 2 बड़े सरकारी स्कूल हैं, और अगर आगे जाएं तो वहाँ पर बच्चों के भी 3-4 बड़े प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जिसमें कुछ एलीट स्कूल भी हैं, कुछ लो प्रोफाइल स्कूल्स भी हैं। लेकिन सुबह के औकात में इस शदीद गर्दो गुबार में, स्मोग में बच्चे जो हैं पिछले 1 साल से जो हैं इन स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, और कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है, कोई आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता दिखाई नहीं दिया। इस हवाले से जब मैं सर्वे करने के लिए गया तो वहाँ पर कारोबारी लोग तो वहाँ पर परेशान थे ही, लेकिन फरजाना एक बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज जो है वो भी हमें वहाँ पे देखने में नज़र आया कि लोगों ने कहा कि हमारे घर तो मेहमान आना छोड़ गए हैं वाल्टन रोड की वजह से, कि जो यहाँ पर जो गर्दो गुबार के पहाड़ हैं यहाँ पर, इवन कि यहाँ तक कि कुछ लोग तो हमें ये भी कहने लगे कि हमें तो अपने बच्चों के रिश्ते करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जब किसी को कहते हैं कि वाल्टन रोड की तरफ से आपने आना है तो वो हमें रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये तो सूरत हाल है। और अभी यहाँ पर ये है कि जहाँ अब तकरीबन अक्टूबर आ गया है, और अब बताया जा रहा है कि अब नई कुछ सीवरेज लाइन्स जो हैं वो सर्विस रोड पर डालने, मतलब कि मजीद नई डेडलाइन दी जा रही है। बिल्कुल जी, यही सूरत हाल है। फ़हीम हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रियाज हुसैन साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल हैं CBD के। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना अरसा गुजर गया, सिर्फ 5 किलोमीटर का रोड मुकम्मल करना था, नहीं हो सका, क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें प्रोग्राम में मौजूद किया, और आपने इंट्रोडक्शन में और फहीम साहब ने एक लंबी चार्जशीट मेरे ऊपर लगा दी, तो मुझे अब टाइम दीजिएगा कि मैं एक एक सवाल का जवाब दे सकूं। पहले आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये 4 माह का प्रोजेक्ट था, तो इसको क्लियर कर ले, ये 4 नहीं 18 माह का प्रोजेक्ट था। इसका कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2023 में हुआ, 18 माह के लिए हुआ, जिसको कंप्लीट होना है अप्रैल 2025। फिर कहा गया जी कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा था, तो जरा मैं सीक्वेंस में बताता चलूं कि ये साइमल्टेनियस होने वाला काम नहीं था कि आप ब्रिज के ऊपर भी काम शुरू कर दे, आप अंडरपास के ऊपर भी काम कर दे। इसके 5 कंपोनेंट हैं इस प्रोजेक्ट के। पहला कंपोनेंट ये था कि आपने ट्रंक सीवर बिछाना था, 20 से लेके 35 फुट तक की डीप आपने सीवर लाइन बिछानी। अच्छा। जिस सीवर लाइन को आपने इंडियन नाले के साथ कनेक्ट करना था, और उसके बाद इसका रोड का काम होना था। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, फहीम साहब ने बात की कि ये मई को मुकम्मल होना था, जो निगरान हुकूमत में, तो ये मई को सिर्फ ट्रंक सीवर में मुकम्मल होना था। आप जरा फुटेज निकाल के देखें मोहसिन नकवी साहब की, और जो भी वहां पे विजिट करते रहे, इसको शहबाज शरीफ साहब ने 18 माह का टाइम दिया था, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ट्रंक सीवर, दूसरा था फ्लाईओवर, तीसरा था एरिया नाला की रीरूटिंग, चौथा था इसके ऊपर 2 डिस्पोजल स्टेशन बनने थे, 5वां इसका रोड वर्क था। तो मैं आपको बताते चलूं, ट्रंक सीवर 100% मुकम्मल है, सिर्फ 180 फुट का एक रह गया, पैच रह गया। वो इसलिए से रह गया था कि एरिया नाला वहां से टर्न कर रहा था, और पूरे बरसात के दौरान वो एरिया नाला चलता रहा था, तो हम उसको तोड़ नहीं सकते थे, अदरवाइज ये पूरा वाल्टन रोड जो है ये टूट जाता। अच्छा। इसी बात प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन नहीं मिलती। पूरी बरसात के दौरान आपके पूरे लाहौर में पानी होता था, वाल्टन रोड पर सिवाय एक दिन के कहीं पानी नहीं, आपको पूरे वाल्टन रोड को क्लियर मिलता रहा है अगले 3 से 4 घंटों में। चौथी बात, सीवर 100% मुकम्मल, ट्रंक सीवर जो हम जिसकी बात करें, इंडियन नाला 100% डाइवर्ट। आप हमें अप्रिशिएट करेंगे कि 5 डिस्पोजल स्टेशन जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहे थे, अब वो ग्रेविटी के ऊपर चल रहे हैं। हर डिस्पोजल स्टेशन का 2 से 2.5 करोड़ का माहाना बिल था, जो अब 0 हो गया है। तो ये ग्रेविटी का सब आप मेरे साथ चले, आपको मैं वाल्टन रोड की एक एक गली का सर्वे करवाता हूँ। फिर ये जो आपने बात की ना कि राइडर सीवर सर्विस रोड पे डालना शुरू कर दिए, जो इस वाल्टन रोड की गलियों की सूरत हाल थी, इसको आप ट्रंक सीवर के साथ कैसे कनेक्ट करते? हमने तो पूरे वाल्टन की 7 लाख की आबादी का पूरा सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम रीवैम्प किया है, और ये जो अब गलियों के सामने सीवर डाल रहा है, ये आपकी जो हर गली से सीवर की कनेक्शन आ रही है।
बार जो है डेडलाइन एक्सटेंड की गई है, तो आपके अकॉर्डिंग कोई डेडलाइन एक्सटेंड नहीं की गई? मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भेजता हूँ। ये 25 अप्रैल 2025 को इसने मुकम्मल होना है मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। लेकिन सीएम साहिबा ने जो ही चार्ज संभाला, जिन मुश्किलात का जिक्र फहीम साहब कह रहे हैं, सीएम साहिबा ने उसका इदराक किया। सीएम साहिबा ने हमें 2 डेडलाइंस दी। एक डेडलाइन दी कि आपने 30 अक्टूबर को एक साइड को मोटरेबल करना है, जो हमने 30 अक्टूबर को मोटरेबल कर दी। दूसरी डेडलाइन सीएम साहिबा ने दी कि 30 नवंबर को आपने मेन कैरेज वे को खोलना है। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग का इशू है। मैं फहीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे साथ पूरे वाल्टन रोड का देखें तो सही, कि जो लोग मुझे मिलते हैं, मैं वहां पे लोग जाते हैं तो वो कहते हैं जो दहाइयों से काम नहीं हुआ था आपने 1 साल के अंदर मुकम्मल। फहीम ने काफी रिसर्च की है इसके ऊपर, और बिल्कुल जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि हमने अच्छी खासी चार्जशीट लगा दी है, तो फहीम से ही मैं कहूंगी, फहीम बताइए रियाज साहब जो बात कर रहे हैं कितना मुत्तफिक हैं आप? देखिए, बात यह है कि रियाज साहब बड़े काबिल अफसर हैं और हमें बड़े एक्टिव नजर आए हैं वहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने इसका संग बुनियाद रखा था तो उस वक्त उन्होंने इसको कहा था कि हम इसको अप्रैल तक जो है, मई तक इसको जो है वो खोलेंगे, मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तब तक तो मुकम्मल ना हुआ। जब अब अक्टूबर आ गया तो अब अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी जो मंसूबा जो है वो सिर्फ जो है मेन रोड्स तक का ही हमें नज़र आता है कि वो भी सिर्फ चंद जगहों पर टोटों की सूरत में जो है वो उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी वहाँ पर ये सूरत हाल है कि आए रोज़ वहाँ पर जो है वो जो सीवरेज का ढक्कन ना होने की वजह से गटरों में लोग गिर के ज़ख्मी हो रहे हैं। 2 लोग जो हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड के वो इन नालों में गिर के जाँ बाक हो गए हैं। और अभी भी जो है सर्विस लाइन जो है वो जूं की तूं पड़ी हुई है, वहाँ पर भी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेन रोड जो है, जो अभी तक जो डिफेंस से लेकर अगर आप फिरोजपुर रोड की तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी कई जगह पर मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। तो मजमूई तौर पर तो अब 1 साल हो गया है, तो अभी तक तो सिर्फ मेन रोड जो है उसको अभी मुकम्मल नहीं किया जा सका। अभी उसकी सर्विस लाइन्स के ऊपर जो है वो पाइप पड़े हुए हैं। उन पाइप्स की वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और अब लोग जो हैं वो मज़ीद खौफ और हरास का शिकार हो गए हैं कि जो फिरोजपुर रोड से डिफेंस की तरफ जाने वाली सर्विस लाइन है उसके साथ क्या होना है। इवन कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो इलाका मकीन है उन्हें भी कोई पता नहीं चल रहा कि ये मनसूबा आखिर जा किस तरफ रहा है। वहाँ पर जगह जगह पर जो है वो छोटे छोटे से पुल्स बना दिए गए हैं, जो छोटे छोटे से बैरियर्स खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन ना तो अभी तक मनसूबे के खदोखाल खुल के सामने आए हैं। 1 साल हो गया और अब जो हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो टोटो के ऊपर जो है वो सड़क को बनाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से यहाँ से लोगों की गाड़ियाँ गुजरने का बंदोबस्त कर दिया जाए। जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जख्मी, उनकी तरफ जो है ना कोई हमें इंतजाम। क्या कहेंगे रियाज साहब, फहीम ने सारी बात की है, क्या 5 किलोमीटर का रास्ता इतना ज्यादा लंबा था? फहीम साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या कोई प्रोजेक्ट जिसमें 2 डिस्पोजल स्टेशन हो, 1 फ्लाईओवर हो, 4.5 किलोमीटर की मेन टंक सीवर हो जो आपने 35 फुट डीप बनानी है, उसके बाद एलियन नाला मुकम्मल तौर पर डाइवर्ट करके दरमियान में लेना है, ये 4 माह में मुकम्मल होता है। फहीम साहब ने रिसर्च की नहीं, फहीम साहब मेरे पास आई नहीं, फहीम साहब मेरे पास आते, मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट दिखाता, मैं उनको बताता कि ये सीक्वेंस में काम हुआ है। और फहीम साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रोड है, ये रोड नहीं है, रोड 1 महीने का काम है। असल काम था ट्रंक सीवर जो 100% मुकम्मल है। असल काम था डाइवर्जन ऑफ दी एरिया नाला 70% तक फिल कर दिया गया। उसके बाद चौथा बड़ा जो काम था वो डिस्पोजल स्टेशन का शुरू होना था। वो डिस्पोजल स्टेशन एक फंक्शनल है, दूसरा बन रहा है। और मैं फिर कहूंगा कि फहीम साहब मेरे पास आए, आप मुझे प्रोग्राम में मदऊ करें, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट दिखाऊं। सीएम साहिबा ने इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। हम दिल और फिर उन्होंने कहा कि रात को काम नहीं होता था। जब 35 फुट डीप आप ट्रंक सीवर डाल रहे हो होते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स होती हैं। और मेरे साथ आज रात चलिएगा, आप भी आए, मैं भी आता हूं। मैं किसी को नहीं कहूंगा, हम आपको बताएंगे कि किस किस जगह पे रात को काम हो रहा है। इसमें हमेशा डबल शिफ्ट में काम होता है। चलो रियाज साहब, हम आपसे पूछ लेते हैं, ये बता दीजिए कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुका है? और जैसा कि आपने कहा कि अप्रैल 2025 तक का टाइम दिया गया है, तो आपको लगता है कि अगले 6 माह में जो बाकी काम है वो मुकम्मल हो जाएगा? ये वाले जी शोएबा से पहले हमने इसको 4 महीने पहले मुकम्मल करना है। इस प्रोजेक्ट को जो सीएम साहबा ने डेडलाइन दी है वो 30 नवंबर की है। हम सीएम साहबा के साथ खड़े हैं, उनके विजन के साथ खड़े हैं, उनकी डेट्स के साथ खड़े हैं।
30 नवंबर को ये दोनों साइड मोटरेबल्स होंगी, और जैसे हमने 30 अक्टूबर को फर्स्ट साइड मुकम्मल की थी वो होगी। 30 नवंबर को मेजर इसहाक फ्लाईओवर, नवंबर, मैं सितंबर कह गया शायद, तो मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर कंप्लीट हो गया है, उसके ऊपर सिर्फ लाइट्स लग रही हैं। 30 नवंबर को वो भी चालू हो जाएगा। पैकेजेस से लेके फिरोजपुर रोड तक दोनों साइड की असफाल्ट मुकम्मल हो गई है। मुझे लगता है फहीम साहब वो कैडवी रोड को जो है वो वाल्टन रोड कह रहे हैं, मैं मेरे साथ चले, मैं इनको दिखाऊं कि हमने क्या क्या काम मुकम्मल कर दिया। और ये सिर्फ 5 किलोमीटर की रोड का प्रोजेक्ट है। जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि ये अप्रैल 2025 में जाकर ये मंसूबा मुकम्मल होना है, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि इस मंसूबे को अगर 1.5 साल का टाइम दे दिया गया है कि इसको मुकम्मल करने के लिए, तो फिर तो 1.5 साल में तो गवर्नमेंट यहाँ पर 200-200 किलोमीटर की मोटरवेज बना रही है। तो ज़ाहिर बात है कि ये जो टाइम अगर 1.5 साल में इस सड़क को मुकम्मल करने का लिया गया है, तो टेक्निकल जो है सपोर्ट जो है, ये टेक्निकल जो बिड्स हैं जिस वक्त ये मंसूबे के बनाने के लिए दी गई, उसमें ज़रूर कोई फ़र्क ज़रूर आएगा। ये तो कैपेसिटी के ऊपर सवाल उठ गया है कि अगर 2025 यानी कि 18 माह में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश की गई है या टारगेट रखा गया है, तो वो तो अगर आप इसको मज़ीद 2 साल तक भी ले जाएंगे, सवाल यह है कि जब तक ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ पहले दिन से लेकर आज के दिन तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर 24/7 काम नहीं हुआ। रियाज साहब बता दें कि यहाँ पर रात के टाइम कभी काम हुआ, कभी नहीं हुआ। यहाँ पर कभी कोई लाइट्स लगाई गई, कभी नहीं लगाई गई। इवन के यहाँ पर हमने ऐसे भी मंसूबे देखे। हमारा सवाल यह है कि अगर इस मंसूबे को जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश की जाती, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको बेहतरीन तरीके से उसको मॉनिटर किया जाता, तो ये रात के वक्त अगर काम किया जाता 24/7, तो ये मंसूबा अब तक का मुकम्मल भी हो चुका होता। और अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल है वहाँ पर कि रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ चला दी गई हैं, सर्विस रोड्स के ऊपर पाइप फेंक दिए गए हैं, और वहाँ पर अमूमन लोग जो हैं वो खड़े होकर ये शिकायत कर रहे होते हैं कि पहले मेन रोड बंद थी, अब तो सर्विस रोड भी बंद कर दी गई है। इसलिए लोगों को बार बार शिकायत सामने आ रही है कि इस मंसूबे को अगर CBD मुकम्मल करना चाहे तो बहुत जल्द मुकम्मल कर सकता है, और बाकायदा तौर पर जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए गए हैं उनको 24/7 इस्तेमाल करके अगर टोटो में काम करना है, तो पार्ट्स में काम करना है, तो इसमें तो लोगों की मज़ीद मुश्किल जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। अच्छा फहीम साहब, एक तो फिर आपने फैक्ट्स को डिस्कार्ड कर दी कि अप्रैल 2025 में मुकम्मल कर रहे, मैं तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम बता रहा हूँ। ठीक है रियाज साहब, इसका मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग अब तक ताखीर नहीं हुई है, ये काम अपने टाइम के हिसाब से चल रहा है। मैं आपको बताऊं, ये काम ही ऐसा है। पहले मैडम इसकी ट्रंक सीवर लाइन डलनी थी, ट्रंक सीवर लाइन डलने के बाद ये नाला को डाइवर्ट करना था, फिर डिस्पोजल स्टेशन पे चलना था, उसके बाद आप रोड का काम कर रहे थे। फहीम साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें साइमल्टेनियसली जगह जगह पे डिफरेंट लेयर्स में काम ना करना हो, वहां पे ये टाइम लाइन जो थी वो आप कह सकते थे इसको 6 माह में 8 माह में मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन आप बात को समझिए, ट्रंक लाइन मुकम्मल होगी, मैं एलिये नालों को डाइवर्ट करूंगा, फिर मैं एलिये नालों को बंद करूंगा, बंद करने के बाद फिर मैं उसके ऊपर सड़क बनाऊंगा। और इसके अंदर 3 माह का मॉनसून का सीजन भी शामिल था, जिसके अंदर आप कोई। ठीक है, रियाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD, और उनका यही कहना था कि इस मंसूबे में किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं हुई है, बाकायदा प्रॉपर तरीके से जैसे काम होता है वैसे ही ये काम किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए ताखीर तो हुई है, और इस ताखीर की वजह से लोग बहुत सी मुश्किलात का शिकार भी हो रहे हैं। स्मोक जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे उसमें भी इजाफा हो रहा है, और बिलाशुबा इसके ताखीर होने की वजह से स्मोक में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात करते हैं महकमा हायर एजुकेशन कमीशन की, जो कि मसाइल का घर बन चुका है। इदारे के बड़ों के दरमियान जारी रस्साकशी से इदारे की कारकर्दगी भी शदीद मुतासिर होने लगी है। इसके अलावा इदारे के अंदर गवर्नेंस के मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। HEC की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ के 100 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स को भी रोकने की तैयारी की जा रही है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ और HEC के रवाबित में भी कमी देखने में आई है। कमीशन के बड़ों के दरमियान बाहमी इख्तिलाफात ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। जी रियाज, बताइए चल क्या रहा है आखिर HEC में?
जी बहुत शुक्रिया। हाई एजुकेशन कमीशन मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अताउर रहमान उसके फाउंडर बने और उसके बाद HEC ने बड़ा ग्रो किया, डेवलप किया, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, रिसर्च पेपर से लेकर स्कॉलरशिप्स और तमाम चीज़ें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा हुई, ख़ासतौर से पिछले जो 4-5 साल में हुई है। वैसे तो तकरीबन जो हर अपॉइंटमेंट होती है ख़ासतौर से चेयरमैन के हवाले से वो किसी न किसी तौर पे हुकूमतें और वो इन्वॉल्व रही हैं एक ज़माने में, लेकिन पिछले कुछ अरसे में ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, ना सिर्फ टॉप की अपॉइंटमेंट में बल्कि इसके अलावा जो बाकी जो HEC के स्कॉलरशिप्स के इशूज़ हैं या जो दूसरे मसाइल हैं उसमें ख़ास तौर से अपॉइंटमेंट्स को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर ये बहुत बड़ा सीरियस जो है वो मसला बनता जा रहा है। उसका नुकसान ये हुआ कि HEC इंटरनली बहुत ज़्यादा रिफ्ट्स उसके अंदर और रस्साकशी जो है वो शुरू हो गई है। टॉप से लेकर मुख्तलिफ जगहों अरबों रुपये देकर वो बनाया गया और मुल्क भर की 200 से ज़ायद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक और प्राइवेट उनको जो है वो उनको देखना, उनकी क्वालिटी को देखना ये रह गया था। 18वीं तरमीम के बाद इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही अहम है जितनी 18वीं तरमीम से पहले थी, लेकिन अब जो है अंदर से मसाइल का जो अंबार है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो क्यों मतलब ऐसे कौन से मसाइल बढ़ गए हैं कि इतना बड़ा इदारा इस वक्त गवर्नेंस के शदीद मसाइल का शिकार होता जा रहा है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। गवर्नेंस के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके बढ़ने की वजह यह है कि इदारे के अंदर जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं और जो टॉप की लीडरशिप है उनके दरमियान कोहेजन जो है वो कम होती जा रही है और बहुत सी जो है वो बातें और अफवाहें भी चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है ऊपर से, कुछ लोगों का कहना है कि जी जो 1 साल पहले ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की गई थी वो मेरिट पे नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो आउटकम हमें नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर HEC के बहुत से इंपॉर्टेंट जो है वो क्वालिटी का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अटेस्टेशन एंड एक्रेडिटेशन, डिग्रीज की जो अटेस्टेशन होती है और यूनिवर्सिटीज़ को जो एक्रेडिट करता है, यूनिवर्सिटीज़ को जो चार्टर अप्रूव करना और वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसको देखना। फिर क्वालिटी का जो एक बहुत बड़ा इदारा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वो किस किस्म के कोर्सेज हैं, PhD जो कोर्सेज हैं या अंडर ग्रेड के कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के हवाले से HEC की जो परफॉर्मेंस थी पिछले 3-4-5 सालों में ओवर द ईयर्स वो बहुत ज़्यादा उसकी उसमें जो है उस पर असर आया। ठीक है, सूबाई सतह पे जो मामला तो थे ही थे कि हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गए, लेकिन HEC के अंदर जो थे वो मसाइल बहुत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अंदर से बहुत सी ऐसी चीज़ें होने लगी, अंदर से इख्तलाफात बने और ग्रुपिंग हो गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके नुकसान हो रहे हैं। बुनियादी वजह समझे रियाज के मतलब इसकी वजह से सब कुछ ठप हो गया है? देखें, एक ये बड़ी वजह है इन बहुत सी वजूहात की बिना पर। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो इख्तलाफात की बुनियादी वजह यह है कि जब आपने एक जगह पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर ली, अटेस्टेशन एंड एक्रेडिटेशन में डिग्री जो अटेस्टेशन का मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। आपने एक अरसा पहले इस साल के शुरू में और पिछले साल बहुत चेंजेस की, लेकिन उसके कोई दूर जो है वो नताइज नहीं आए। अब भी डिग्रीज के हवाले से, अटेस्ट करने के हवाले से लोगों को शदीद मसाइल का सामना है। कई दफ़ा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता और जो लोग हैं वहाँ पे उनके हवाले से जो है वो पैसों से लेकर बहुत सी चीज़ें जो है मार्केट में चलती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि पैसे दे के बहुत जो कुछ जो है वो यहाँ पे करवाया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो टॉप लीडरशिप के नोटिस में भी हैं, उन्होंने चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन आपस में जो बाहमी एक कोऑर्डिनेशन होती है टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे डिपार्टमेंट के हेड्स तक, उसमें जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि पोलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्रुपिंग, रस्साकशी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि असल जो प्रोडक्ट आउटपुट होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आता। उसका नुकसान ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो रिसर्च करनी थी, अब मिसाल के तौर पूरी दुनिया में इस वक्त जो हम अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से, बिजली का या एनर्जी या पावर का हमें बहुत बड़ा इशू है। सोलर के हवाले से हम पूरी दुनिया से, चाइना से सोलर आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाते? ये उनकी जो शीट्स और बाकी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान, तो ये रिसर्च का जो इदारा HEC का है, यूनिवर्सिटीज़ का है, ये इनका काम है कि आपस में कोलैबोरेट करें। अब यूनिवर्सिटी HEC के अंदर इतने मसाइल अगर होंगे तो यूनिवर्सिटीज़ को क्या वो बताएगा, प्रेशराइज करेगा, उनके हवाले से पूछेगा उनसे कि आपको जो फंडिंग दी जा रही
है, आपको जो अरबों रुपए दिए जा रहे हैं उसका क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इसके हवाले से सुनने में आ रहा है कि इसको चीज़ों को देखने के हवाले से एक जो है अहम मीटिंग कुछ दिनों में होने वाली है, इससे पहले कुछ हुई भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हुकाम बाला हैं उनको शायद इन चीज़ों को सीरियसली लेना होगा। और हमने कुछ दिनों में मुलाकातें बातें बहुत से लोगों से की, उनका ये कहना था कि इतना अहम इदारा, इतना इंपॉर्टेंट इदारा, हाई एजुकेशन जो सेक्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इसको अब न बचाया गया तो शायद बहुत जल्द जो है सियासत जो है आड़े आकर इस इदारे को जो है वो रियाज, ये जो सारे मामलात आपने जिस तरह से हाईलाइट किए हैं, इस सारे मसले पर HEC का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो मानते हैं कि वाकई मामलात इतने बदतर हो गए हैं? HEC से मैंने ऑफिशियल उनसे कुछ आला ओहदों पे जो लोग मौजूद हैं, मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा। उन्होंने इस बात को तो तस्लीम किया कि मसाइल हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, लेकिन हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे वो क्वालिटी के इश्यूज़ है, चाहे वो डिग्री के अटेस्टेशन के इश्यूज़ हैं, रिसर्च के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, यूनिवर्सिटीज़ को जो एक ज़माने में लेटर जाता था, उनकी जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन और दूसरी चीज़ें होती थी, अब वो उस तरह की नहीं रही। तो उसकी ज़ाहिर वजह है कि इंटरनली बहुत कमज़ोरियाँ हैं, चीज़ें जो है वो बहुत अंदर ख़राब। उन्होंने माना इस बात को और उन्होंने कहा कि हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि चीज़ों को उस सतह पे जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं देखा जा रहा। इस वक्त जो HEC जो चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार, वो भी ज़ाहिर है उनका साल से कम जो है वो अरसा रह गया है। तो हमने कुछ अरसे में देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और डॉक्टर मुख्तार एक अरसे से ज़ाहिर यहाँ पे मौजूद भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ने इतना ज़्यादा उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है, उसका नुकसान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उन पे भी आ रहा है। तो ये एक सारा जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उन पे भी असरात आ रहे हैं। तो इसका जाहिर है असर तो इदारे पे पड़ रहा है और इदारे के अंदर भी बदगुमानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और चीज़ों को ऑर्डर को फॉलो करना वो बहुत ज़्यादा जो आ रहा है और चीज़ों को बाईपास किया जा रहा है। ओवरलैपिंग जो है वो पार्स की बहुत ज़्यादा है। कुछ ऑफिसर्स का कहना है उन्हें खुलकर काम करने नहीं दिया जा रहा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इतने बड़े इदारे को इतना ज़्यादा उसने इम्पैक्ट कर दिया है कि मेरा ख्याल है बड़े वॉर फुटिंग पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार साहब को और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ज़ियाउल क़य्यूम साहब को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और चीज़ों को कोऑर्डिनेशन को जो है वो बेहतर बनाना होगा। वरना फिर इस तरह के एक्सक्यूज़ कि हमारे पास वक्त नहीं था, हमारे पास चीज़ें नहीं थी, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी या लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, ये चीज़ें फिर नहीं। क्योंकि ये दो बड़े नाम हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं वो इदारे के सरबराह होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़ाहिर देखना होगा। अगर इन्होंने इन चीज़ों को बेहतर किया तो मामलात और भी बेहतर हो सकते हैं, वरना बदतरी की तरफ जा सकते हैं और ऐसा वक्त आ सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ शायद HEC को सुनना भी गवारा ना करें क्वालिटी के हवाले से और चेक के हवाले से। एक और मामला भी तो सामने आया, यूनिवर्सिटीज को अरबों की फंडिंग की बात चल रही है, इसमें कितनी हकीकत है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। यूनिवर्सिटीज़ को अरबों की जो फंडिंग है उसको ख़त्म करने की बात चल रही है। यानी जो 100 अरब रुपए से ज़ायद जो है हर साल PSDP के और यानी जो डेवलपमेंट है और नॉन डेवलपमेंट जो रेकरिंग ग्रांट है वो यूनिवर्सिटीज़ को दी जा रही है। उसके हवाले से हुकूमत ये सोच रही है क्योंकि जो PSDP के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास ज़ाहिर है बहुत से मसाइल भी आ रहे हैं, तो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और चीज़ों को बेहतर करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब ज़ाहिर है हमेशा कमज़ोर जगह पे जो है वो हुकूमत का वो आता है, अपने जो SDGs के उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कट्स तो नहीं लगाने। पार्लियामेंटेरियंस को जो अरबों रुपए मिलते हैं उनके हलकों के लिए 70-75 अरब रुपए जारी हो चुके हैं, उसमें तो कमी नहीं करनी, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन पे हथौड़ा लगाना है और उनको जो है वो कट्स करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा अगर HEC इंटरनली चीजों को बेहतर ना कर सके, काम करते हैं और डिलीवर कर रहे हैं। तालीम भी अगर इस तरह से पॉलिटिसाइज होता जाएगा तो बहुत से मुश्किलात पैदा होगी स्टूडेंट्स के लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी। HEC को, यूनिवर्सिटीज को इस हवाले से एक्टिव होना होगा। दे शुड पुल अप देयर सॉक्सेस ताकि बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी दिखा सकें और हमारे आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है उसको संवार सके। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां पर मेहनत कशों को अपना घर मिलने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। 2007 में मेहनत कश अफराद के लिए टंडो मोहम्मद खान रोड पर 1500 घर बनाने का मंसूबा शुरू हुआ और घरों की तामीर 2010 में मुकम्मल हो चुकी है।
लेकिन 14 साल गुजर जाने के बाद भी मेहनत कश अफराद तैयार शुदा घरों में रिहाइश इख्तियार करने से महरूम हैं। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की अदम तरजीह के बायस घरों पर कब्जा होना शुरू हो गया है। तकरीबन 200 से ज्यादा घरों पर माफिया काबिज हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान से। हमीद, क्या है ये ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है? जी बिल्कुल, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से हैदराबाद में मेहनत कशों के लिए उन्हें घर देने के लिए एक मंसूबा 2007 में शुरू किया गया। 1504 फ्लैट बनाने का ये मंसूबा था, जो हैदराबाद के सनती इलाके टंडो मोहम्मद खान रोड पर उसके लिए जगह का इंतखाब किया गया और वहाँ पर 1504 फ्लैट जो है उसकी तामीरात का आगाज़ किया गया। 2010 में ये फ्लैटों का काम मुकम्मल हो गया और 2010 में मुकम्मल होने के बाद 2011 तक मेहनत कशों को ये फ्लैट अलाट करने थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही सूबाई हुकूमत की लापरवाही कहें, इदारों की बेहिसी कहें कि वो हमेशा प्रोजेक्ट तो जो है ले आते हैं लेकिन उसको पाया तकमील तक पहुंचा नहीं पाते। 2011 में अलाटमेंट तो नहीं हो सकी। अलाटमेंट होना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ जो बुनियादी सहूलियात है, पानी, बिजली, गैस और सेवरेज का जो निज़ाम था वही वहाँ पर अब तक 14 साल गुजर जाने के बावजूद वहाँ पर नहीं शुरू हो सका है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो लोग कैसे आके आबाद होंगे? तो सूरत हाल ये है कि ये मंसूबा जो अरबों रुपए की लागत से मेहनत कशों के लिए शुरू किया गया था, आज 14 साल गुजर जाने के बावजूद मेहनत कश अपने घरों में आबाद नहीं हो सके हैं। यहाँ मेरी बात हुई वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड वालों से, तो वो मुख्तलिफ बातें बताते हैं, मुख्तलिफ मौक़िफ़ देते हैं इस हवाले से। उनका कहना यह है कि जी पानी और बिजली गैस नहीं है तो लोगों को किस तरीके से लाके यहाँ पे आबाद किया जा सकता है? तो पानी, बिजली, गैस देना किसकी जिम्मेदारी थी? जब 2007 में ये मंसूबा शुरू किया गया और 2010 में कंप्लीट भी हो गया, तो ये वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वो पानी, बिजली और गैस का बंदोबस्त करते। 14 साल एक तवील अरसा होता है। अब वहां पे सूरत हाल ये है कि लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दी है। वहां पे कब्जा माफिया जब देखते हैं कि एक तैयार फ्लैट है और इतनी बड़ी तादाद में है, तो वो मुख्तलिफ हीले बहानों से वहां पे आ जाते हैं और वहां पे आके वो अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। तो हमारे जरा ये बताते हैं कि 1504 में से तकरीबन 200 के करीब फ्लैट ऐसे हैं कि जहां पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जो हुकाम है वो ख्वाब गफलत से बेदार ही नहीं हो रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। उन्होंने फ्लैट तो बना दी है वहां पे, लेकिन उनकी निगहबानी करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन हमीद, सबसे बड़ा सवाल तो यही पर खड़ा होता है ना। पहले तो हम देखते हैं, हमारे सुनने में ये आता है कि मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन वो मंसूबा कभी पाया तकमील तक ही नहीं पहुंचता। अब जब मंसूबा मुकम्मल हो गया है, 1504 फ्लैट्स भी तामीर हो चुके हैं, फिर क्या वजह है कि उनको बेचारों को, मेहनत कशों को वो फ्लैट्स मिले ही नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक तो जो मेहनत कश है वो इतने मतलब हुकूमत से उनका रवैया इतना ज़्यादा नाला है कि वो इतने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कि उन्हें ये खदशात हैं कि वो ये समझते हैं कि उनकी इस फ्लैट पर कहीं कब्जा ना हो जाए। मैं इसमें आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताऊंगा कि 2005 में हुकूमत ने, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने हैदराबाद का एक इलाका है इंडस पहाड़ी, वहां पर 128 फ्लैट बनाए मेहनत कशों के लिए। अलमिया ये है कि वो 128 फ्लैट 2010 में कब्जा हो चुके हैं, वो मेहनत कशों को मिले ही नहीं। अच्छा। और उसका कब्जा किस तरीके से हुआ कि 2010 में जब सैलाब आया तो वहां पर सैलाब मुतासिरीन को लाकर 2010 में उन 128 फ्लैट्स में आबाद कर दिया गया और उसके बाद वो फ्लैट हुकूमत खाली ही नहीं करा सकी। अच्छा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो 128 फ्लैट हैं उन पर काबजीन बैठे हुए हैं, वो मेहनत कशों के फ्लैट थे जो मेहनत कशों को मिलने थे, लेकिन वहां पर भी काबजीन बैठे हैं। हुकूमत जो है इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद वो फ्लैट खाली कराने से कासिर है। इतने बाअसर लोग हैं वो जो वहां पे बैठे हुए हैं कि उन्हें हुकूमत, पुलिस, इंतजामिया भी उनसे खाली नहीं करा सकती। इतना उनके ऊपर दबाव होता है कि वो जब भी कोशिश करते हैं। हमीद, आपने ये भी हमें बताया कि वहां पर अभी तक पानी, बिजली और गैस के कनेक्शंस ही नहीं हैं। आपने ही अभी हमें ये भी बताया कि 2010-11 के अंदर ये फ्लैट्स मुकम्मल हो चुके थे। 14 साल का एक तवील अरसा गुजर गया, क्या वजह है? क्यों नहीं लग सके ये तमाम कनेक्शंस, क्यों मुहैया नहीं किए जा सके?
जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2010 में जब ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो 2011 में मेहनत कशों को ये इसकी अलाटमेंट शुरू करनी थी। एक तो मैं आपको ये भी बताऊं कि अलाटमेंट में भी शफाफियत इख्तियार नहीं की गई। 2011 से जब अलाटमेंट का सिलसिला शुरू किया गया, पहले मरहले में तो कुरानदाजी की गई, 700 अलाटीज की कुरानदाजी कर दी गई, लेकिन उसके बाद जब ये फ्लैट अलाट करने शुरू किए गए तो हमारे जराये ये बताते हैं कि उसके अंदर भी जो है वो शफाफियत इख्तियार नहीं की गई। का हक बनता था कि उन्हें ये फ्लैट दिया जाए, वो उस हक से महरूम रह गए। वो क्राइटेरिया जो रखा गया था, आखिर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था? जी बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं था। मतलब उसमें ऐसा भी हुआ कि जो मजदूरों को ये जो फ्लैट देने थे उसका क्राइटेरिया ये था कि मजदूरों से 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट लेनी थी और सिर्फ 1400 रुपए माहाना एक साथ पर उन्हें ये फ्लैट देना था। अच्छा। लेकिन बताया जाता है कि उनसे 50,000 रुपए भी लिए गए, 70,000 रुपए भी लिए गए, 30,000 रुपए डाउन पेमेंट जो कि ऑफिशियली पेमेंट करनी थी उसके अलावा भी उनसे पैसे लिए गए, रकम ली गई उनसे, और उसके बाद उन्हें ये यहाँ पर फ्लैट दिया गया। तो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो करप्शन हुई है, जिसका हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए था, हुकूमत को और इदारों को उसका नोटिस लेना चाहिए था। एक तो हक तलफी ये हुई कि मजदूरों के नाम पे फ्लैट बने, मजदूरों को अब तक नहीं मिल सके हैं, और उसमें भी हक तलफी की गई है कि ऐसे लोगों को भी फ्लैट दे दिए गए हैं जो मजदूरों के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते। बिल्कुल, हमीद आपने बताया कि फ्लैट्स पर कब्जे हो चुके हैं, आबादी होगी। कितने फ्लैट्स हैं अब तक जिन पर कब्जा किया जा चुका है, और क्या हुकूमत और मुतल्लिका अफसरान उन कब्जों से बेखबर है अभी तक? बिल्कुल बेखबर है। उनका कहना यह है कि ये, मेरी जब बात हुई वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड वालों से, वो ये कहते हैं कि जी ये अलाटीज हैं जो यहाँ पे आ गए हैं और वो अपने फ्लैटों की हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा। मतलब ये बात किस तरीके से हम यकीन कर सकते हैं कि जिस फ्लैट में बिजली नहीं है, जिस फ्लैट में पानी नहीं है, जिस फ्लैट में गैस नहीं है, वहां पर अलाटीज आके कैसे आबाद होगा? ये बेसिकली वो कब्जा माफिया के लोग हैं जिन्होंने आके वहां पर रिहाइश इख्तियार कर ली है, और वो अभी भी उनकी नजरें जमी हुई है। अगर हुकूमत ने और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के हुकाम ने तवज्जो नहीं दी तो जिस तरह मैंने बताया कि लेबर स्क्वायर इंडस पहाड़ी में 128 फ्लैट जो है वो कब्जा हो चुके हैं, अगर यहां पर भी तवज्जो नहीं दी गई तो ये फ्लैट भी कब्जा होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो उनकी तादाद 200 से जायद है, लेकिन उस तादाद में इजाफा भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि अभी तक तो कोई पता ही नहीं है कि ये फ्लैट कब मिलेंगे। पानी, बिजली, गैस नहीं है अभी तक। बाज ऐसे भी हमने अलॉटमेंट आर्डर देखे कि जिन पे फ्लैट का नंबर नहीं लिखा हुआ, जिन पे सीरियल नंबर नहीं डला हुआ है, मतलब अलाटीज को ये नहीं पता कि उसका फ्लैट कौन सा है। तो ये तो लग ही नहीं रहा कि आइंदा कुछ सालों में भी ये यहाँ पर कुछ काम कर पाएंगे या लोगों को लाके यहाँ पे आबाद कर पाएंगे। हमीद, इतना अहम मामला है, इतने काबिज जो तमाम मेहनत कशों के फ्लैट्स पर कब्जा कर चुके हैं, तो आपने इस तमाम मामले के ऊपर किसी सरकारी नुमाइंदे से, किसी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की, उनका मौकिफ जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? जी, इस हवाले से मेरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के हुकाम से बात हुई, जो हैदराबाद में उनके जिम्मेदार हैं, उनसे बात हुई। तो वो, मैंने आपको बताया कि वो इस हवाले से अपनी बेबसी का रोना रोते हैं। इस हवाले से जो मैंने बताया कि 128 फ्लैट का जब मैंने उनसे कहा, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि जी इसके हवाले से कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोशिश में हम लोग नाकाम रहे। फिर उन्हें यह बताया गया कि अगर आप इस कोशिश में नाकाम रहे तो ये जो 1504 फ्लैट है जो कि टंडो मोहम्मद खान रोड पर है, वहां पर काबजीन आना शुरू हो गए, उन्होंने फ्लैटों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने इस हवाले से लाइलमी का इजहार किया। उनका कहना यह था कि जी वो काबजीन नहीं है, वो हो सकता है कि वो जिनको फ्लैट दिए गए वो लोग आके आबाद हो गए हो। तो मैंने उन्हें बताया कि जी वो कैसे आबाद हो सकते हैं, जब पानी, बिजली, गैस नहीं है वहां पे, तो वो कैसे आबाद होंगे। उन्हें ये भी तौफीक नहीं हुई कि वो जाके ये तहकीकात कर लें कि आया उनके जो फ्लैट है वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो आके जिन्होंने वहां पे आके रिहाइश इख्तियार कर, बिल्कुल हमीद, देखा जाए तो बड़े ही अफसोस का मौका, अगर सरकारी नुमाइंदे भी इसी तरह से बात करेंगे कि हम बेबस हैं, तो वो गरीब मेहनत कश आखिर कहां जाएंगे, उनको कौन सुनेगा। नाजरीन, लम्हा फिक्रिया है, सोचने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।